दोस्तों, सोचिए अगर कोई इंसान आपकी पहचान चुरा ले, आपकी ही लाश मिल जाए। अब सवाल सिर्फ एक मर्डर का नहीं है, सवाल है असल में जिंदा कौन है और मर कौन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खतरनाक और सस्पेंस से भरी कहानी को, जिसका नाम आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत शहर के एक स्लम एरिया की एक गंदगी और सुनसान गली से होती है। वहीं सड़क किनारे एक भिखारन बैठी सस्ती सी सिगरेट पी रही होती है। जैसे ही वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालती है, उसका लाइटर अचानक हाथ से फिसल जाता है और पास के सीवर गटर के छेद में गिर जाता है। ये देखकर वो भिखारन गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब इस कचरे में हाथ डालना पड़ेगा। मजबूरी में वो गटर का ढक्कन हटाकर नीचे झुकती है और जैसे ही वो अंदर झांकती है, अचानक जोर से उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि नीचे अंधेरे में एक ठंडी अकड़ी हुई लाश पड़ी होती है। अगले दिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। गटर से उठ रही बदबू इतनी भयानक होती है कि वहां मौजूद एक नया पुलिस ऑफिसर तुरंत उल्टी करने लगता है। तभी सीनियर ऑफिसर मिन उसे डांटते हुए कहता है, पहली बार लाश को देख रहा है क्या? चल साइड हट। इसके बाद मिन खुद नीचे उतरकर लाश का बारीकी से मुआयना करने लगता है। जांच करते हुए वो कहता है कि इस लाश पर किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि इस औरत की हत्या कई दिन पहले की गई है। लाश के पास से सिर्फ एक बेहद महंगा डिजाइनर बैग मिला है। कुछ देर के बाद फॉरेंसिक लैब में एक लेडी ऑफिसर उस बैग की जांच करते हुए कहती है, सर ये कोई आम बैग नहीं है, इसकी कीमत तो लगभग एक घर के जितनी होगी। मरने वाली औरत जरूर कोई बड़ी बिजनेस वुमन रही होगी। तभी बैग पर एक धुंधला सा फिंगरप्रिंट भी मिल जाता है। फॉरेंसिक डॉक्टर मिन को रिपोर्ट देते हुए बताती है कि इस औरत को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था। वो तुरंत नहीं मरी, बल्कि काफी देर तक खून बहने और कड़ाके की ठंड की वजह से तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई है। जांच के दौरान मिन की नजर लाश के पैर पर बने एक टैटू पर पड़ती है, जिस पर लिखा होता है ब्रिलियंट मेलंकली। इसके बाद मिन उस लग्जरी स्टोर में पहुंचता है जहां से वो महंगा बैग खरीदा गया था। वह स्टोर की मालकिन बताती है कि वो बैग उसने अपनी एक दोस्त को गिफ्ट दिया था। ये सुनकर मिन तुरंत उस दोस्त आरा को मुर्दा घर में बुलाता है। जैसे ही आरा लाश को देखती है, वो जमीन पर गिर पड़ती है और रोते हुए कहती है कि नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त के साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं मान सकती कि सारा अब इस दुनिया में नहीं रही। मिन उसे थोड़ा समय देता है ताकि वो खुद को संभाल सके। बाद में वो उसे एक कॉफी शॉप में ले जाकर पूछताछ शुरू करता है। आरा अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि वो पहली बार सारा से तब मिली थी जब सारा बेहद बिखरे हुए हुलिये में एक सूटकेस लेकर उसके स्टोर में घुस आई थी। वो इतनी अस्त व्यस्त दिख रही थी कि जैसे कई दिनों से उसने नहाया नहीं हो, क्योंकि वो उसी दिन विदेश से देश लौटी थी। स्टोर का स्टाफ डर रहा था कि कहीं वो वीआईपी ग्राहकों को परेशान न कर दे, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारा ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि मैं यहाँ जितने भी बैग्स को छू चुकी हूँ उन सबको खरीद रही हूँ और मैं कैश में पेमेंट करूंगी। जब उसने अपना सूटकेस खोला तो उसमें असली पैसों का ढेर भरा पड़ा था। आरा आगे बताती है कि एक दिन वो एक वीआईपी मीटिंग में गई थी, जहां एक बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसे सस्ते ब्रांड वाले हमारी दुनिया में कदम ही नहीं रख सकते। ये सुनकर आरा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और वो वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी टक्कर सारा से हो गई। हैरानी की बात यह थी कि सारा ने गुस्सा करने के बजाय उससे बेहद प्यार से बात की। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दूंगी, लेकिन बदले में अपना वो डिजाइनर बैग दे देती हूँ। ये वही बैग था जिसे पाने का सपना आरा हमेशा से देखती आई थी। फिर सारा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चलो कहीं बाहर बैठकर कॉफी पीते हैं। आरा बताती है कि उनकी हालत काफी हद तक एक जैसी थी, इसलिए दोनों बहुत ही जल्दी गहरी सहेलियां बन गई। सारा एक बेहद अमीर परिवार से थी, लेकिन उसने कभी भी आरा को अपने से कम नहीं समझा। वो हमेशा उसके साथ बराबरी से पेश आती थी। आरा एक घटना को याद करते हुए बताती है कि एक बार एक कॉपीराइट ओनर ने उनके साथ डील करने से साफ मना कर दिया था। ये सुनकर सारा को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी कार से उसकी कार को ही टक्कर मार दी। सारा उस वक्त 36 साल की थी, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल बच्चों की तरह जिद्दी था और शायद वही बेखौफ अंदाज आरा को सबसे ज्यादा पसंद था। इसी वजह से वो सारा की हिम्मत की बहुत बड़ी फैन बन गई। डिटेक्टिव मिन आगे सवाल करता है, क्या तुम्हारा उसके साथ कभी कोई झगड़ा हुआ था? उसकी मौत से तुम्हें क्या फायदा हो सकता है? ये सुनते ही आरा भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, आप हमारी दोस्ती पर शक कर रहे हैं। हमारी दोस्ती तो इन बैग्स से भी कहीं ज्यादा कीमती थी।
वो आगे बताती है कि उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया था। सारा ने उस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट 10 बिलियन से बढ़ाकर 15 बिलियन कर दिया था। उस डील के बाद आरा को लगभग 15 बिलियन का मुनाफा हुआ था, इसलिए वो बहुत खुश थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि वो आखिरी दिन था जब उसने सारा को जिंदा देखा था। आरा के जाने के बाद मिन को उसकी कहानी पर जरा भी भरोसा नहीं होता। वो अपनी टीम से कहता है, अगर ये बैग उसका सबसे कीमती गिफ्ट था तो वो गटर में लाश के पास इतनी बेइज्जती से क्यों पड़ा था। मिन को लगता है कि आरा की कहानी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही है, जैसे उसमें कुछ छुपाया जा रहा हो। इसके बाद मिन मुर्दा घर की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, लेकिन फुटेज को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब आरा लाश के पास अकेली होती है तो वो रोने के बजाय उस लाश पर थूक देती है। ये देखकर मिन तुरंत इंटरनल पुलिस पोर्टल में आरा का नाम सर्च करता है। वहां पता चलता है कि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, जिसमें लूटपाट और हमला करने के केस दर्ज हैं। इसके बाद मिन फाइनेंशियल क्राइम्स डिपार्टमेंट पहुंचता है। वहां की एक ऑफिसर उसे बताती है कि सर, कि आरा बहुत बड़े किडनैपिंग केस और 15 बिलियन की हेराफेरी की मास्टरमाइंड रह चुकी है। उसने सारा किम से अपने पैसे वापस मांगे थे, लेकिन सारा ने देने से साफ मना कर दिया था। अब मिन समझ जाता है कि दोनों की दोस्ती असली नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक दिखावा थी। मिन के दिमाग में अब साफ हो जाता है कि सारा किम की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसने सारा किम से अपने पैसे वापस मांगे थे, लेकिन सारा ने देने से साफ मना कर दिया था। अब मिन समझ जाता है कि दोनों की दोस्ती असली नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक दिखावा थी। मिन के दिमाग में अब साफ हो जाता है कि सारा किम की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि लालच और पैसों के खेल का नतीजा है। इसी बीच कहानी में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। आरा बताती है कि पहले महीने 15 बिलियन मिलने के बाद भी उसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। तब उसे शक हुआ, इसीलिए वो उसी बैग को लेकर उस स्टोर में पहुंची जो सारा ने उसे दिया था। स्टोर के मैनेजर ने बैग को देखते ही कह दिया कि मैडम, ये बैग नकली है। उसने समझाया कि असली लग्जरी चीजों में हमेशा कोई ना कोई छोटी सी कमी होती है, लेकिन ये बैग इतना ज्यादा परफेक्ट था कि साफ पता चल रहा था कि ये फेक है। ये सुनकर आरा दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि सारा ने उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया, जैसे कोई गाय को नाक से पकड़कर घुमा देता है। अब लालच के दौरान मिन को एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। इस केस में एक और शिकार भी थी, लगभग 30 साल की एक लड़की हाना। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी शक्ल थोड़ी बहुत सारा से मिलती जुलती थी। आरा ने उसे इतना बेरहमी से पीटा था कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। जब मिन उस लड़की से मिलने अस्पताल पहुंचता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। मिन उसे दिलासा देते हुए अपना रुमाल देता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तभी मिन की नजर एक अजीब बात पर जाती है। वो लड़की अपने बाएं पैर के बजाय अपने दर्द वाले सीधे पैर पर जोर देकर झुक रही थी। ये देखकर मिन के दिमाग में तुरंत शक की घंटी बज उठती है। मिन वापस ऑफिस लौटता है और रिकॉर्ड्स चेक करता है, लेकिन वहां उसे एक और बड़ा झटका लगता है। जांच में पता चलता है कि सारा किम नाम की कोई औरत इस दुनिया में आधिकारिक तौर पर मौजूद ही नहीं है। मतलब सारा किम एक असली पहचान नहीं, बल्कि एक फेक आइडेंटिटी थी। एक ऐसी पहचान जो सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बनाई गई थी। तभी कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, एक लोन शार्क यानी सूदखोर गैंग का बॉस, जो इस समय जेल में बंद है। मिन उससे पूछताछ करता है। वो बताता है कि एक दिन एक बड़ी डायरेक्टर उसके पास आई थी। उसने कहा था कि अगर वो उसके 15 बिलियन वापस दिलवा दे तो बदले में उसे मोटा कमीशन मिलेगा। इसलिए उसने अपने आदमियों को सारा के पीछे लगा दिया। वो बॉस आगे बताता है कि उसके आदमियों ने सारा को फॉलो किया और देखा कि वो एक भिखारी के साथ बहुत दया दिखा रही थी। जैसे ही मौका मिला उन्होंने उसे पकड़ लिया। शुरुआत में सारा खुद को बहुत ही अमीर और घमंडी दिखाने लगी। वो अंग्रेजी में गालियां देने लगी, लेकिन जैसे ही उस बॉस ने उसका गला दबाया वो तुरंत कोरियन भाषा में बोलने लगी। फिर वो हंसकर बोली, तुम्हें आरा ने भेजा है ना? ये 15 बिलियन तो मेरे स्टाफ की सैलरी के बराबर भी नहीं है। बस मुझे मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च करने दो, मैं सारा पैसा एक साथ चुका दूंगी। लेकिन गुंडे इतने भी बेवकूफ नहीं थे कि उसकी बातों में आ जाते। लेकिन सारा उन्हें लालच देकर अपने स्टोर तक ले जाने का प्लान बनाती है। वो कहती है कि यहाँ जो बैग्स रखे हैं उनमें से हर एक की कीमत 100 मिलियन से भी ज्यादा है। ये सुनकर गुंडों के दिमाग में तुरंत चोरी का लालच आ जाता है। लेकिन तभी सारा उन्हें बेवकूफ कहते हुए हंसकर कहती है, यह सब कचरा है, सारे बैग्स नकली हैं। तभी ये सुनकर उस बॉस को गुस्सा आ गया और उसने सारा को जोरदार थप्पड़ मार दिया।
लेकिन असल में सारा को तो इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही उसे थप्पड़ लगा, उसने तुरंत एंटी थेफ्ट अलार्म ट्रिगर कर दिया। अचानक पूरे स्टोर के दरवाजे लॉक हो गए और सभी कैमरे लाइव हो गए। अब वो बॉस और उसके आदमी पूरी तरह से फंस चुके थे और उसी पल सारा मासूम बनने का नाटक करते हुए जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगी, जैसे वो खुद किसी बड़ी साजिश की बेचारी शिकार हो। अब डिटेक्टिव मिन की टीम उन सभी की लिस्ट चेक करने लगती है जो बुधवा ब्रांड की एग्जीबिशन में मौजूद थे। इसी दौरान एक नाम उन्हें अपनी ओर खींचता है, यूई। वहीं मिन का साथी कुन एक ऐसे ऑनलाइन ग्रुप में घुस जाता है जहां लोग सस्ते में लग्जरी सामान ढूंढते हैं। वहीं उसे एक ऐसी महिला मिलती है जिसे कभी सारा ने अपनी कंपनी से निकाल दिया था। उसका नाम है हाईवू। हाईवू एक छोटे से टेंट में बैठी होती है और गुस्से में कहती है, मुझे बुधवा ब्रांड से नफरत है। मैं पहले नॉक ब्रांड में काम करती थी। सारा ने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाकर अपनी कंपनी में बुलाया था। शुरू में लगा कि वो बहुत ही अच्छी बॉस है। वो एक घटना को याद करते हुए बताती है कि ओपनिंग डे पर एक बहुत बड़े चेयरमैन चोई गो वहां आए थे। सारा ने पहले ही उसे एक ग्लास पानी दिया था जिसमें उल्टी कराने वाली दवाई मिलाई गई थी। जब चेयरमैन ने उस पानी को पीकर उल्टी की तो सारा ने तुरंत अपना महंगा डिजाइनर बैग उसके सामने उल्टी करने के लिए आगे कर दिया। उसके इस केयरिंग एक्ट से चेयरमैन इतना इंप्रेस हो गया कि उसने बुधवा ब्रांड को राजघरानों के स्तर का ब्रांड बना दिया। हाईवू आगे बताती है कि एक दिन उसने फ्ली मार्केट में बुधवा के नकली प्रोडक्ट बिकते देखे। उसने सोचा कि अगर वो ये बात सारा को बताएगी तो वो खुश होगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सारा उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसने कहा कि तुम जैसी सस्ती लड़कियां सिर्फ प्लास्टिक का कचरा ही ढूंढ सकती हैं। इसके बाद सारा ने उसे नौकरी से निकाल दिया और पूरी इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दिया। अब हाईवू घर घर जाकर लोगों के नेल्स और लिप फिलर्स करके अपना गुजारा कर रही थी। इस बीच अचानक कुन अपनी चादर हटाता है और अपनी पहचान बताता है। ये देखकर हाईवू चौंक जाती है और चिल्लाती है कि तुम पुलिस वाले हो। उसी समय मिन भी वहीं पहुंच जाता है। हाईवू और उसकी दोस्त ताही दोनों डर जाती हैं। मिन सीधे सवाल करता है, क्या तुमने सारा को मारा? हाईवू जवाब देती है, हमारा झगड़ा जरूर था, लेकिन मैं उसे मारने जैसी बात सोच भी नहीं सकती। मैंने तो बस उसे बद्दुआ दी थी। तभी उसकी दोस्त ताही को एक पुरानी बात याद आती है। वो बताती है कि एक बार वो सारा की शॉप पर गई थी जब सारा वहां नहीं थी। उसने चुपके से एक महंगा कपड़ा ट्राई किया, लेकिन तभी अचानक सारा वहां आ गई। सारा ने उसे देखा और उसकी आंखें अचानक से ठंडी पड़ गई। उसी पल ताही को लगा था कि उसने इस औरत को पहले कहीं पर देखा है। सारा ने बाद में उन दोनों को इंडस्ट्री से बाहर करवा दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल वही था, जो लाश गटर में मिली है वो आखिर किसकी है? अगर वो सच में सारा किम की है तो उसे इतनी बेरहमी से किसने मारा? और अगर सारा किम नाम की कोई औरत असल में थी ही नहीं तो वो रहस्यमयी महिला कौन थी जो सभी को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी? इन सवालों के बोझ से मिन अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है। वो केस को जितना सुलझाने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा होता है। मिन सोचता है कि अब उसे 15 बिलियन फंड के असली मालिक तक पहुंचना ही होगा। सारा किम ने कई कानूनी केस हाईवू के नाम का इस्तेमाल करके फाइल किए थे। ये सुनते ही हाईवू और उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगती है। हाईवू तंज कसते हुए कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो औरत जो खुद को इतना हाई क्लास दिखाती थी, जो मेरी जैसी निकाली गई कर्मचारी का नाम चुराकर जी रही थी। उसी समय हाईवू का एक दोस्त एक फाइल निकालता है जिसमें सारा किम के खिलाफ कई सबूत मौजूद होते हैं। वो इंस्पेक्टर मिन को बताता है, हर सीजन खत्म होने पर सारा सामान को खत्म करने या लिक्विडेट करने के बजाय चुपके से बेच देती थी। भले ही वो सामान नकली होता था, लेकिन जिस ब्रांड का नाम वो दिखाती थी वो बिल्कुल असली लगता था। उस फाइल में एक डायरी भी मिलती है जिसमें उन सभी वीआईपी मेहमानों के नाम लिखे होते हैं जो बुधवा की एग्जीबिशन में आए थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस डायरी में सारा किम के बारे में एक भी जानकारी नहीं थी, जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। अब अगले ही दिन मिन बुधवा स्टोर में जाता है और पूरे स्टोर को सील कर देता है। जांच के दौरान उसे एक नेक टाई मिलती है, वही टाई जो उसने कुछ दिन पहले सारा किम को दी थी। मिन उस टाई को हाथ में लेकर गहरी सोच में पड़ जाता है। वो खुद से कहता है, इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है और जो लाश सीवर में मिली थी वो किसी और की थी। अब इस शक को पक्का करने के लिए मिन और उसका जूनियर कुन फिर से गटर के पास जाते हैं जहां से लाश मिली थी। गटर में इतनी भयानक बदबू आ रही होती है कि कुन तो पीछे हट जाता है और मजाक में कहता है, सर जी ये काम तो आपके लिए ही ठीक है। मैं अपने से बड़ों की बहुत ही इज्जत करता हूँ, इसलिए गियर आप पकड़िए, नीचे आप ही जाइए।
ये सुनकर मिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी कहे बिना गैस मास्क पहनकर खुद ही गंदे सीवर में उतर जाता है। सीवर के अंदर जाकर मिन को पता चलता है कि ये कोई साधारण नाली नहीं है। वो सीवर लाइन सीधे एक बड़े शॉपिंग मॉल से जुड़ी हुई है। मिन पूरी ताकत लगाकर ऊपर का मेन होल ढक्कन धकेलता है और अचानक बाहर निकल आता है। मॉल में खड़े लोग उसे देखकर डर जाते हैं, क्योंकि एक बदबूदार गंदा आदमी डरावना मास्क पहने अचानक जमीन के नीचे से बाहर निकलकर आ जाता है। मिन अपने आसपास नजर दौड़ाता है और हैरान रह जाता है। ये वही जगह थी, प्रेसिडेंट जो का विशाल शॉपिंग मॉल। इस तरफ ताही को एक और पुरानी बात याद आती है। वो कहती है, अब मुझे याद आया, जिस कर्मचारी ने मुझे ब्लैकलिस्ट किया था उसका नाम गा होई था। वो तुरंत अपना पुराना टूटा हुआ फोन ढूंढने लगती है ताकि उसमें से उस महिला की फोटो निकाल सके। उधर किम ऑफिस वापस आकर आदेश देता है कि 5 साल पहले सैम गोंग कंपनी में काम करने वाली गा होई की तुरंत फाइल निकालो। उसका जूनियर झुंझलाकर कहता है कि सर, मैं उस फ्रॉड औरत का नाम सुन सुनकर थक चुका हूँ। आखिरकार आर्काइव वेयरहाउस में गा होई की पुरानी फाइल मिल जाती है। जांच में पता चलता है कि गा होई नकली लग्जरी सामान बेचती थी और सोशल मीडिया के जरिए लोगों का भरोसा जीत लेती थी। 5 साल पहले जब पुलिस उसके कमरे में पहुंची थी तो वहां सिर्फ कर्ज के नोटिस और एक पछतावे से भरा हुआ नोट मिला था जो उसने अपने मरने के टाइम पर लिखा था। गा होई को लग्जरी ब्रांड्स का इतना ज्यादा जुनून था कि जब उसने आत्महत्या करने का नाटक किया था या शायद सच में मरने की कोशिश की, तब भी उसके पास एक महंगा सफेद डिजाइनर बैग मौजूद था। उस घटना के बाद गा होई अचानक से गायब हो गई और कुछ समय के बाद ये केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। डिटेक्टिव मिन अब गा होई का वो नोट पढ़ना शुरू करता है। उस नोट से उसकी जिंदगी की एक दर्दनाक कहानी सामने आती है। गा होई पहले बहुत ही गरीब हुआ करती थी, लेकिन उसे साउथ कोरिया की सबसे बड़ी लग्जरी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। वहीं काम करते करते वो एक सिल्वर लग्जरी बैग की दीवानी हो गई थी, मगर उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसे खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। एक दिन उसे अचानक बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। स्टाफ एरिया का बाथरूम बहुत ही दूर था, इसलिए वो जल्दी से काउंटर छोड़कर भागी ताकि उसकी पैंट खराब ना हो जाए। लेकिन उसी दौरान एक कस्टमर ने दुकान से सामान चुरा लिया। ये बात जब सामने आई तो मैनेजर ने उसे बुलाकर कहा, अब तुम्हें खुद 50 मिलियन का नुकसान भरना पड़ेगा। गा होई रोते हुए समझाने लगी, मैं तो दिन भर टॉयलेट रोककर खड़ी रहती हूँ, बाथरूम इतना दूर है, इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन किसी ने भी उसकी एक नहीं सुनी। कर्ज चुकाने के लिए गा होई दिन रात काम करने लगी। एक बार तो एक कस्टमर के कुत्ते ने उसके पैर को बुरी तरह से काट लिया था। बाद में उसी घाव के ऊपर उसने एक टैटू बनवा लिया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कई बार लोगों का बचा कुचा खाना खाकर ही गुजारा करती थी ताकि वो अपना कर्ज जल्दी चुका सके। तनाव कम करने के लिए उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया। एक दिन उसे पता चला कि कंपनी के कर्मचारियों को लग्जरी सामान डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो सामान सस्ते में खरीदेगी और इंस्टाग्राम पर महंगे दामों में बेच देगी। शुरुआत में तो कोई ग्राहक नहीं आया, लेकिन जब उसने फोटोशॉप से अपनी तस्वीरें मशहूर सेलिब्रिटीज के साथ एडिट करके पोस्ट करनी शुरू की तो अचानक लोगों की भीड़ लग गई। सिर्फ 1 महीने में उसने 100 मिलियन कमा लिए, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। लोन शार्क यानी रसूदखोर गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने कहा कि तूने सिर्फ मूल रकम लौटाई है, अब ब्याज देना बाकी है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। उन्होंने जबरदस्ती उससे एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि गुंडे सीधे उसके ऑफिस तक पहुंचने लगे। उनसे बचने के लिए गा होई एक दिन कचरे की नाली यानी ट्रैश में कूद गई और नीचे पड़े कचरे के ढेर में गिरकर किसी तरह से बच गई। उस पल उसे एहसास हुआ कि कमजोर लोग हमेशा दुनिया की नजर में सिर्फ भेड़ बकरी ही रहेंगे, जिन्हें कोई भी आसानी से काट सकता है। गुस्से और बेबसी में गा होई सीधे कंपनी के स्टोर में घुस गई। उसने वहां रखे महंगे सामान को काट फाड़ दिया और वहीं बैठकर वाइन पीने लगी। फिर उसने कंपनी के अंदर एक नकली आग लगा दी ताकि फायर अलार्म बज उठे और अफरा तफरी मच जाए। उस हंगामे के बीच उसने कुछ भी नहीं उठाया सिवाय उस सिल्वर ग्लास डिजाइनर बैग के, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसके बाद गा होई ने एक नोट छोड़ा और उसी बैग के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। कंपनी के प्रेसिडेंट चाओ को ये पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उन्होंने इस मामले को दबा दिया और सबको ये बता दिया कि वो सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच था। ये पूरी कहानी सुनकर मिन गहरी सोच में पड़ जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है कि जो औरत सिर्फ एक रात में 500 मिलियन कमा सकती है, वो आखिर खुद क्यों मरेगी।
अब मिन और उसका जूनियर इस केस को गहराई से इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। उन्हें सारा किम के टैटू और उन लग्जरी बैग्स के बीच कोई कनेक्शन नजर आने लगता है। मिन का जूनियर 2018 के कलेक्शन को ऑनलाइन सर्च करता है क्योंकि गाहोई के नोट में उनका जिक्र था। तभी उसे एक बड़ा क्लू मिलता है। जब वो उन कलेक्शंस के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों को जोड़ता है तो उनसे बुधबा बनता है, वही ब्रांड जिसे बाद में सारा किम ने खड़ा किया था। मिन तुरंत अपने बॉस के पास जाकर पूरी रिपोर्ट देता है, लेकिन उसका बॉस उसे झिड़क देता है और कहता है, पुरानी खबरों को खोदने से क्या फायदा, अब केस तो सालों पहले बंद हो चुका है। मिन चाहता था कि जिस झील में गाहोई के कूदने की बात कही गई थी उसका पानी खाली करवाकर लाश को ढूंढा जाए, लेकिन बॉस ने ये कहकर मना कर दिया कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा और समय लगेगा। फिर भी मिन हार नहीं मानता। वो खुद उस झील के पास पहुंच जाता है। मौसम इतना ठंडा था कि झील का पानी लगभग जम चुका होता है। पास की एक कॉफी शॉप में पूछने पर लोगों ने कहा, यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं, हमें किसी का चेहरा याद नहीं रहता। उसी दौरान मिन को एक पुरानी फोटो मिलती है जिसके पीछे जी गोंग लिखा होता है, जो कि प्रेसिडेंट चाओ का प्राइवेट सेक्रेटरी था। उसी रात मिन प्रेसिडेंट चाओ की कार को रास्ते में रोक देता है। चाओ को लगता है कि शायद वो कंपनी के सीसीटीवी चेक करने की परमिशन मांगने आया है, लेकिन मिन सिर्फ एक अजीब सी मांग करता है। वो चाओ से सिर्फ एक मछली मांगता है। अगले दिन मिन का जूनियर शिकायत करता है, सर आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मिन गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैं जरा मछली पकड़ने गया था। उसके जूते पर अभी भी कीचड़ लगा हुआ होता है। जूनियर को लगता है कि शायद मिन ने ये केस छोड़ दिया है, इसलिए वो खुद झील की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो चौंक जाता है क्योंकि झील का सारा पानी पहले ही खाली किया जा चुका था। पता चलता है कि वहाँ के लोगों को झील में पिराना जैसी इंसानखोर मछलियाँ मिली थी, इसलिए प्रशासन ने पूरी झील का पानी निकलवा दिया था। दरअसल डिटेक्टिव मिन की मछली वाली रिक्वेस्ट में एक चाल थी ताकि झील की ठीक से जांच करवाई जा सके। जब झील की ड्रेजिंग और सफाई शुरू हुई तो अचानक वहां से एक इंसानी खोपड़ी मिलती है। अब ये खबर मिलते ही मिन और उसका जूनियर तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं। मिन खुद से सोचने लगता है कि आखिर उससे कहां गलती हो गई। खोपड़ी मिलते ही पुलिस पूरे इलाके को सील कर देती है और सबूत इकट्ठा करने का काम शुरू कर देती है। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम बताती है कि ये किसी 20 से 30 साल के पुरुष की खोपड़ी है। इसके बाद पुलिस तुरंत एक संदिग्ध युवक जून के घर पर रेड मारती है। वहां से उन्हें खून से सनी हुई एक महंगी घड़ी मिलती है। जब पुलिस घर की तलाशी ले रही होती है तो एक असिस्टेंट देखता है कि जून बाथरूम में डर के मारे दुबक कर बैठा हुआ है। उसे तुरंत पकड़कर पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इंटेरोगेशन रूम में बैठा दिया जाता है। पूछताछ के दौरान जून बिल्कुल खामोश बैठा होता है। उसके पैर डर के मारे कांप रहे होते हैं। तब मिन उस पर सवालों की बौछार कर देता है। जांच में सामने आता है कि गाहोई की सारी डिग्रियां और रेज्यूमे नकली थे। उसने ये सब सिर्फ अमीर लोगों की दुनिया में घुलने मिलने के लिए बनाया था। तभी जून को अतीत की बातें याद आने लगती हैं। वो एक तरह का पैरासाइट था जो दूसरों के घर पर पलता था और खासकर अमीर शादीशुदा औरतों को निशाना बनाता था। जब वो पहली बार सारा से मिला तो उसने उस पर सस्ती सी पिकअप लाइन मारी कि तुम्हारा नाम क्या है, खाना खाया? इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपनी पहचान बताई, लेकिन जून को तभी शक हो गया कि सारा भी शायद नकली नाम इस्तेमाल कर रही है। फिर भी वो उसके पैसे और चमक दमक के लालच में फंस चुका था, यहाँ तक कि उसने सारा की कार की चाबी भी चुरा ली थी। एक दिन सारा ने जून को मिलने बुलाया। वो नंगे पैर बाहर आई और उससे उसके जूते मांग लिए। जून को लगा था कि शायद वो किसी महंगे होटल में जाएंगे, लेकिन सारा उसे एक छोटी सी दुकान में ले गई जहाँ स्पाइसी राइस केक मिलता था। वहीं सारा ने उसे बताया कि उसका पति होंग शिन है, जो एक खतरनाक लोन शार्क यानी सूदखोर है। जून ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसे बेरहम आदमी के साथ क्यों रहती हो? सारा ने बिल्कुल ठंडे अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वो कभी सवाल नहीं पूछता। सारा अक्सर जून से उसके जूते उधार ले लेती थी, इसलिए एक दिन उसने बदले में जून को एक बेहद महंगी घड़ी गिफ्ट कर दी। पहले तो जून डर गया, लेकिन बाद में उसने वो घड़ी रख ली। जब जून उस घड़ी के साथ घर पहुंचा तो अचानक लोन शार्क के गुंडों ने उसे पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटा। उस दिन जून ने तय कर लिया कि वो सारा किम के जरिए अपनी किस्मत बदल कर रहेगा। एक बार साथ में बैठकर खाते समय जून ने देखा कि सारा के हाथ पर इंजेक्शन के निशान बने हुए हैं। जब उसने इसके बारे में पूछा तो सारा खामोश रही। तब जून के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति को खत्म कर दूंगा, फिर सारी जायदाद हमारी होगी। उसने पूरी तैयारी की और नकाब पहनकर हमला करने निकल पड़ा, लेकिन अंधेरे और जल्दबाजी में उससे भयानक गलती हो गई। उसने होंग शिन के बजाय सारा किम को ही चाकू मार दिया। अब ये देखकर वो घबराकर वहां से भाग गया,
लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर वापस उसी जगह लौट आया। पूछताछ में जून मिन को बताता है कि सारा ने नकली नाम इसलिए रखा था ताकि वो अपने पति से छुपकर रह सके। उसने जून से वादा किया था कि जब बुधवा ब्रांड पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो वो उसके पास वापस आ जाएगी। जून ने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन असल में सारा उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो जून को प्रेसिडेंट चाओ के करीब भेजती थी ताकि वो कंपनी से जुड़ी अंदर की खबरें निकाल सके। एक दिन जब जून ने थककर ये रिश्ता खत्म करने की बात कही तो सारा ने पहले उसे थप्पड़ मारा और फिर गले लगाकर उसे मना लिया। लेकिन कुछ समय के बाद जून को एक लिफाफा मिला जिस पर लिखा था मेड इन चाइना। जिज्ञासा में उसने सारा का पीछा किया और देखा कि बुधवा ब्रांड का असली प्रोडक्शन एक टूटी फूटी पुरानी जगह पर हो रहा था। ये देखकर जून डर गया और वहां से भाग निकला। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे पूरी तरह से धोखा दिया गया है। फिर भी वो सारा के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ उसने अपने घर का सारा सामान तोड़ दिया। सारा की दी हुई घड़ी के टुकड़े उसके हाथों में चुभ गए और उसकी हथेलियां खून से भर गईं। उसी गुस्से में उसने सारा के पति होंगशिन को फोन कर दिया। इसके बाद हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। अब इस नई जानकारी को देखते हुए डिटेक्टिव मिन समझ जाता है कि इस केस का असली जवाब शायद सारा के पति के पास ही है। इसलिए वो अपनी जांच का रुख अब सीधे होंगशिन की तरफ मोड़ देता है। एक लंबी ड्राइव के बाद डिटेक्टिव मिन और उसकी टीम एक आलीशान मेंशन में पहुंचते हैं जहां की हवा में भी अमीरी की खुशबू महसूस होती है। वहां उसका सामना होता है होंगशिन से। होंगशिन बड़े आराम और सुकून से उसका स्वागत करता है और उन्हें चाय ऑफर करता है। फिर वो बताता है कि वो किडनी की बीमारी की आखिरी स्टेज पर है और डॉक्टरों ने लगभग उम्मीद छोड़ दी है। जब कोई भी उसे किडनी डोनेट करने को तैयार नहीं था तब एक रात वो शराब में डूबा हुआ एक बार में बैठा था। वहीं उसकी मुलाकात सारा से हुई। सारा उस बार में स्टाफ के तौर पर काम करती थी। होंगशिन ने नशे में कुछ सिक्के जमीन पर फेंक दिए। सारा ने वो सिक्के उठाए और उनके सामने बैठ गई। तभी सारा ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने होंगशिन को हैरान कर दिया। मैं तुम्हें अपनी किडनी दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा 500 मिलियन का कर्ज चुकाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया को कानूनी दिखाने के लिए दोनों ने एक नकली शादी कर ली। होंगशिन ने सारा को एक नई पहचान दी। शादी एक सुनसान जगह पर हुई क्योंकि नियमों के मुताबिक किडनी डोनेट करने से पहले पति पत्नी को कम से कम 1 साल साथ रहना जरूरी होता है। होंगशिन ने ही सारा को दिखाया कि लोगों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। उसने उसे समझाया, ये मत कहना कि तुम पढ़ी लिखी हो, बल्कि ये कहो कि तुमने अपनी डिग्री खरीदी है। अमीर लोगों को ऐसे बेबाक और प्रैक्टिकल लोग ज्यादा असली लगते हैं। उसने सारा को ढेर सारा पैसा दिया ताकि वो अपना हुलिया बदल सके। होंगशिन खुद मानता है कि वो पहले एक बेरहम लोन शार्क था, लेकिन इस औरत ने उसे बदल दिया। एक दिन सारा ने होंगशिन से मजाक में कहा, मैं किडनी डोनेट करने का वादा करके मुकर भी सकती हूँ। लेकिन वक्त के साथ होंगशिन को अपनी इस नकली पत्नी से सच में लगाव होने लगा। अब एक हाई सोसाइटी पार्टी के दौरान जब सारा ने देखा कि होंगशिन की तबीयत बिगड़ रही है तो वो तुरंत उसके पास पहुंच गई। होंगशिन को हर 6 घंटे में डायलिसिस की जरूरत पड़ती थी। वो जिद्दी था और खुद इंजेक्शन लगाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तब सारा ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। उसी पल होंगशिन को एहसास हुआ कि ये औरत उसे खुद उससे भी बेहतर समझती है और यही वो पार्टी थी जहां जून ने हमला किया था और गलती से होंगशिन की जगह सारा को ही चाकू मार दिया था। बेहोश होने से पहले सारा अपना नाटक निभाती रही। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा, मेरे पति के लिए मेरी किडनी सही रहेगी? ये सुनकर होंगशिन इतना भावुक हो गया कि उसने अपनी पूरी वसीयत सारा के नाम पर कर दी। लेकिन तभी एक पुराना गुंडा होंगशिन के पास पहुंचा और सारा के पुराने कर्जों और धोखों का सच बता दिया। ये सुनकर होंगशिन गुस्से से कांप उठा। अब सारा को पकड़ लिया गया क्योंकि वो देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रही थी। सबको लगा कि होंगशिन अब उसे मार डालेगा, लेकिन होंगशिन ने फोन पर आदेश दिया कि उसे छोड़ दो, मुझे मंजूर है कि उसने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर सारा रो पड़ी और फिर वो वापस लौटी और सच में अपनी किडनी डोनेट करके होंगशिन की जान बचा ली। अब जांच के दौरान मिन को मेडिकल रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जो लाश गटर में मिली थी वो सारा किम की नहीं है। अब मिन समझ जाता है कि सारा एक खास साइकिल फॉलो करती है। पहले लोगों से पैसा लूटो, फिर गायब हो जाओ या अपनी मौत का नाटक करो और उसके बाद एक नई ग्लैमरस पहचान के साथ फिर से सामने आ जाओ। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। आरा से चोरी किए गए 15 बिलियन अचानक उसके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। ये सुनकर इन्वेस्टिगेशन हेड भड़क जाती है और उसे शक होता है कि मिन ने रिश्वत ली है। लेकिन मिन जोर से चिल्लाकर कहता है, कातिल अभी भी जिंदा है
मिन अपने बॉस से पब्लिक वांटेड लिस्ट जारी करने की इजाजत मांगता है। उसका मानना था कि अगर सारा का चेहरा हर जगह दिखेगा तो अमीर लोग जो अपनी इज्जत और रेपुटेशन को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं, वो खुद ही उसे सामने लाने पर मजबूर हो जाएंगे। इधर पुलिस मीडिया के सामने सारा का वांटेड पोस्टर जारी कर देती है, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो सबको चौंका देती है। सारा किम खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर कर देती है और यहीं इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।